समझ। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक लाइव से। जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, खबरों के सिक्सर के साथ, दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं आपके साथ। हमारे साथ आज विशेष अतिथि के तौर पर एक बार फिर ललन सिंह जी हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हम उनको जानते हैं। उसके अलावा राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण भी वो खूब कर लेते हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ललन सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। आज ललन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत पहले इस फेसबुक लाइव में, विमर्श न्यूज के इस फेसबुक लाइव में। ये बताते हुए कि पिछले 24 घंटों में देश में 30,537 नए केस मिले हैं कोरोना के और 309 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। इसलिए सावधान और सजग रहने की जरूरत है। मास्क जरूर पहनिए, अगर ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए। अकेले केरल में 68% मसले जो हैं कोरोना के केवल केरल में हैं। तमिलनाडु में स्कूल खुलते ही कई 117 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसलिए सावधान और सजग रहने की जरूरत है। बिहार से अच्छी खबर है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में मात्र 5 मरीज मिले हैं और जो एक्टिव केस थे वो भी घट के अब 55 हो गया है। तो इसके साथ बिहार की ये अच्छी खबर तो है, लेकिन बिहार में वायरल बुखार का संकट जारी है। बच्चों पर वायरल बुखार कहर ढा रहा है। बिहार के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। एनएमसीएच में पिछले 30 घंटों में 7 बच्चों की मौत हुई है। उसके अलावा पीएमसीएच में बच्चों को बेड नहीं मिल रहा। एक ही बेड पर 2-2 बच्चों को रख के उनका इलाज हो रहा है। उधर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बड़ी संख्या में वायरल बुखार से बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम यह है कि लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि एन्सेफेलाइटिस है या डेंगू है या कोई दूसरा वायरल बुखार है। तो कोरोना के इस संकट के साथ ये बच्चों पर ये जो कहर ढा रहा है वायरल बुखार, इसीलिए आपको सजग और सतर्क रहना है। घर में साफ सफाई रखें, मच्छरों से बचें, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए और ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए। ललन सिंह जी, ये संकट तो है कि ये संकट है, लेकिन आपने जितनी बातें बताई हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये मौसम ही ऐसा है कि कोरोना के साथ इन चीजों का होना लाजमी है। लेकिन हमारा काम है अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और बिहार सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी के तौर पे काम कर रही है। ये भी हम मानते हैं और बिहार की स्थिति अच्छी हो जाएगी स्वास्थ्य के प्रति, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। अस्पतालों में बच्चों को बेड नहीं मिल रहा है। एनएमसीएच के एक डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक कम है, ऑक्सीजन कम है, बेड ही नहीं है। और इस तरह से वहाँ जो लोग भर्ती होने आ रहे हैं, कई तो अफरा तफरी इधर निजी अस्पतालों में भी लोग जा रहे हैं जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 153 लोगों की मौत हो गई है, उसमें से अधिकांश बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में वायरल बुखार के कारण अफरा तफरी है, लोग दहशत में हैं और पूरे देश में इस वायरल बुखार ने बच्चों को अपना निशाना बनाया है। इसीलिए बच्चों को देखना है, बच्चों को सावधान करना है, बच्चों की देखभाल करनी है और अपने आसपास सफाई रखनी है। कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करना है। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज ललन सिंह जी हमारे साथ इसीलिए विशेष तौर पर है कि देश की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। भारत में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी। आपको मालूम ही है कि पिछले 3 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। उसमें कई आतंकी पकड़े गए जिनका पाकिस्तान से संपर्क था, पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। और आज जो खुलासा हुआ है उसमें ललन सिंह जी पूरी बात बताएंगे। 1.5 केजी RDX मिलना, इसका माने कि 100 से ज्यादा जगहों पर धमाका करने की तैयारी थी। किसी भीड़ भाड़ इलाके में धमाका करने की तैयारी थी और इस पूरी तैयारी का पर्दाफाश हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को देख रही हैं, लेकिन इसके साथ ही सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब के जलालाबाद में एक बाइक में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की आवाज जो है 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाइक सवार के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब जांच का विषय यह भी है कि क्या ये RDX लोगों तक पहुंच गया है, क्या भीड़ भाड़ में पहुंच गया ये RDX? देखिए रविरंजन जी, अभी जो भारत वर्ष का जो आबादी और जो क्षेत्रफल है और दुनिया की जो आतंकवाद का जो माहौल बन रहा है अफगानिस्तान के माध्यम से,
तो ये 3 दिनों से जो ये एक्शन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज और स्पेशल एटीएस का जो कार्यक्रम चल रहा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यकीनन ये बताना चाहता हूं कि ये जो 3 दिन पहले 6 आतंकी, जिसमें एक ओसामा और जिसम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मस्कट के रास्ते वहां ट्रेनिंग भी कर चुका है, और इस ग्रुप के साथ दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन है वो सामने आया, और उसका छोटा भाई अनीस जो है, इब्राहिम अनीस जो है, वो उसकी पूरी हथियारों की और फंड की जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ था, और करीब 1.5 महीने से लगातार सूत्रधार वही था और लोगों से संपर्क में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट हुआ और 6 हमारे आतंकवादी पकड़े गए तो इंट्रोगेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह मिली कि पूरे हिंदुस्तान में खास करके उन जगहों पे जो वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन और रामलीला, मथुरा, अयोध्या और वो जगह जो धार्मिक प्लेस है जहां की आने वाले दिनों में त्योहारें मनाई जाती, उन सभी को उन्होंने रेकी कर चुका था। लेकिन खुद किस्मती है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकस निगाहें थी और उनके एक्शन थी, जिससे ये सफल हमारा कार्यक्रम हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो ओसामा से पूछताछ हुई है उसमें उसके फादर जो दुबई में मदरसा चलाता है वो उसका मेन हैंडलर है, और उसका चाचा जो कि प्रयागराज में रहता है, हालांकि वो उसके लुकआउट नोटिस जारी हो गए, वो मिला नहीं है, लेकिन उसके ठिकाने से 1.5 kg का जिंदा आईईडी, मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्निकल कि अगर इतने आईईडी को अगर 100 जगहों पे भी अपने तरीके से उसको इम्प्रोवाइज बनावट देकर और उसको सेट किया जाता तो ये विस्फोटक हिंदुस्तान में हजारों की जान जाती, जो कि मुंबई में इस तरह के हादसा को हम लोगों ने देखा है। तो कसाब 2 खत्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन्हीं हालातों के मद्देनजर अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है, और मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि जो इमरान बाजवा और आईएसआई का जो चीफ जो जिहादी लोगों के साथ हमारे एलओसी के ऊपर लंच पैड बना के, आपने देखा 3 दिन पहले रजौरी में एक जगह है वहां पे इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका पीछा किया और एक आतंकी मारा भी गया, और लगातार छिटपुट घाटी के अंदर कोई ना कोई आतंकी हरकत हो रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके ऊपर गिरफ्त ले लिया है, और आने वाले दिनों में जो इंट्रोगेशन होगा पूरी भारत के अंदर में जो इनके स्लीपर सेल हैं, जो इनके एजेंट हैं, और इस बार इन्होंने मॉडल चेंज किया है रवि रंजन जी। इन्होंने घुसपैठ का जो मौका नहीं मिला तो इन्होंने भारत में ही उन लोगों को, चुनिंदा लोगों को अपना बनाया और उनको आर्थिक मदद, मोटिवेशन, धार्मिक उन्माद, इन सभी के तरीके से और ये एक्शन के लिए तैयार किया था। एक बात और बताना चाहूंगा, बांग्लादेश और नेपाल ये रास्ता अब इनके लिए सुगम हो चुका है, और जैसा पता चला है कि 16 जो आतंकी हैं बंगाल के अंदर छुपे हुए हैं, तो इसमें बिहार को भी बहुत सतर्क होना है, क्योंकि सीमा के साथ 1100 मदरसे तैयार हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के नजदीक वो अपना काम भी कर रहे हैं। इन सभी चीजों के मद्देनजर भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो इंटेलिजेंस और जो एजेंसीज हैं उनको परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और अपने एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनके पास पासपोर्ट पर कोई मुहर नहीं था। उन्होंने समुद्र का रास्ता अपनाया था और वहां से गए थे। समुद्री मार्ग का उनके लिए विकल्प है। ओमान से पाकिस्तान जाते समय उन्होंने बीच में मोटर बोट भी बदली। एकदम। तो एक रास्ता जो पिछले बार जो कसाब आया वो समुद्र के रास्ते से, तो इस बार भी ये समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान गए, वहां ट्रेनिंग हुई, और अब उस ट्रेनिंग का असर आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, और अब उनसे पूछताछ के बाद ये पता चल रहा है कि और उनकी क्या क्या प्लानिंग। देखिए रंजन जी, एक बात है, जब ये समुद्री रास्ता का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बहुत चौकस है, सेना और आर्मड और पैरामिलिट्री और हमारी स्टेट की एजेंसियां, इसी कारण से ये समुद्री रास्ता को अख्तियार करते हैं। आपने बताया ना पासपोर्ट में भी जालसाजी, तो ये कार्यक्रम छोटे नहीं है। जो आईएसआई है वो अपने इसी काम में लगा हुआ है। मुल्ला ब्रादर जैसे अफगानी जो आप उप प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, उसके पासपोर्ट में भी इन्होंने छेड़खानी किया है, फोटोग्राफ इनका और नाम किसी और का, और उन्होंने पूरी दुनिया में उसको घुमाया है और अपने जेल में भी उसको रखा है, और आज उप प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और अफगानिस्तान की हालत देखिए, उनके प्रवक्ताओं ने कहा है
कि क्यों नहीं हम अपने धर्म मुस्लिम के बारे में बोल सकते। हम कहीं भी अपने स्थिति को ताजा और मजबूती देने के लिए हो सकता है कि हम कश्मीर के ऊपर भी अपने बातों को रखें, और बातों को रखना नहीं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी भारत सरकार पूरी तौर पे चौकस हो चुकी है। एससीओ का मीटिंग आ रहा है, बाइडेन साहब से हमारे प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, और यूएनओ में उनका संदेश होने वाला है। इन सभी चीजों और ब्रिक्स में आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रसा ने भी हमारा साथ दिया और प्रस्ताव पास किया आतंकवाद और ड्रग्स के बाबत। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो लगातार मीटिंग और बातचीत हो रही है दुनिया के बड़े बड़े देशों से और अपने भारत के अंदर, हम आतंकियों के ऊपर पूरी तौर पे दबाव बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमसे ये बातचीत कर रहे हैं। हम आपको ये बताते चले कि ललन सिंह जी बीएसएफ में कमांडेंट रह चुके हैं, पूर्व कमांडेंट है ललन सिंह जी, और उनको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि कहां कहां से आतंकी घुसपैठ होते हैं, ये पूरी प्लानिंग किस तरह से बनाई जाती है, और इससे वो कई बार जूझ चुके हैं, निपट चुके हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा को तो खतरा आप दिख रहा है कि जिस तरह से सुरंग बना के बॉर्डर से वो आ जाते हैं, या अब तो ड्रोन से गिराने लगे। आपने रवि रंजन जी ने बहुत सही चीज बताया कि ड्रोन आपने देखा 1 महीने लगातार कहीं ना कहीं छिटपुट तौर पे उनका मकसद था कि हथियार, अम्युनिशन, एक्सप्लोजिव गिरा दिया जाए और अपने स्लीपर सेल को इन्फॉर्म किया जाए, उसको कलेक्ट करें और अपने तरह से किसी भी इलाके में जाकर एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचा दे। दूसरा चीज आपने बताया बॉर्डर के ऊपर सुरंग बना के, आपने देखा अजनाला में, अमृतसर के इलाके में और सांबा के एरिया में कई जगह सुरंगें मिली। और अब सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर श्रीनगर ने बताया कि श्रीनगर के अंदर एक्टिव केवल 4 आतंकी ही बचे हुए हैं। आप सोचिए कि आतंकियों का सफाया किस तरह से चल रहा है, और इनका पूरा सफाया लगभग होने की तैयारी में है। तो अब ये चाह रहे हैं कि इस बार तालिबान या अलकायदा या हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा हादसा कर दें। और एक आपको और जानकारी दे दूं, 113 पन्नों का डोजियर इमरान साहब ने बनाकर पूरी दुनिया को और खास करके ओआईसी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उनका कहना है कि आप देखिए केमिकल वेपन्स का इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री इस्तेमाल कर रही है कश्मीरी भाइयों के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग गलत होते हैं वो इसी तरह की रीमर उड़ाते हैं, लेकिन भारत पूरी तौर पर सचेत है, कश्मीर हमारा साथ है। अब केवल इतना ही है, हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे नमूने हैं जो गद्दार किस्म के हैं, आपने देखा 4 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट जो डीआरडीओ में थे उड़ीसा से पकड़े गए। ये शर्मनाक बात है। और कुछ ऐसे लोग भी जो फौज के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी ऐसा हरकत कर देते हैं। तो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी आईबी, रॉ सभी लगी हुई हैं, लेकिन हम आम लोगों को भी जागरूक रहना है क्योंकि देश हमारा है और हमारा विरासत और इतिहास बहुत जबरदस्त है। रवि रंजन जी, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि इस 3 दिन के अंदर जो एक्शन हमारी सिक्योरिटी की हुई है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी ना हो, चुनाव और चीजें अलग हैं, उनका उससे कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, ललन सिंह जी से हम और जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी खबर हमारी बिल्कुल उनके इसी ललन सिंह जी से इस पर अच्छी बातचीत हो सकती है। पंजशीर में नेशनल ये फोर्स जो है उनकी वो उत्तरी फोर्स पंजशीर के, वो लड़ाई अभी तक जारी है और वो तालिबान सरकार को अवैध घोषित उन्होंने कह दिया है। अब कह रहे हैं कि अब हमारी कैबिनेट, हम अपनी कैबिनेट घोषित करेंगे। पश्चिम के नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की ये बात हम कह रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि ये तालिबान की जो नई सरकार गठित हुई है वो अवैध है और हम अब अपनी नई सरकार घोषित करेंगे जल्दी ही। हम आपको ये बताते चलें कि अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की हत्या तालिबानियों ने कर दी। सालेह की एक वीडियो आई थी जिसमें वो बुरी तरह से रो रहे थे अपने भाई की हत्या के बाद। अब ये नई खबर आई है कि पंजशीर ने कहा है कि इस सरकार को हम नहीं मानते और हम नई सरकार बनाएंगे। उधर उनके राष्ट्रपति कहे जाने वाले अखुंदजादा, और जैसा आप कह रहे हैं ये 2 लोग गायब हैं उस दिन से। देखिए, मुल्ला ब्रदर हो और चाहे अखुंदा, ये नाम नहीं है, ये इनकी जो मदरसे की टाइटल है ना उसके साथ लगी हुई है।
ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं अपने धर्म के, लेकिन सच बात ये है कि ये लोग मौलवी, मैं मान के चलता हूं, शासन और प्रशासन के लिए फिट नहीं हो सकते। और अमेरिका ने भी इस बात को दोहरा दिया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रशासनिक क्षमता ना हो तो माहौल बिगड़ जाए, और दुनिया भी इस चीज को मान रही है। जर्मन ने तो इनको अपना आर्थिक हेल्प करने का वादा कर लिया है, लेकिन रसा अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। चीन ने भी अपने मौके को इजहार तो किया है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसको तो अपने खनिज के ऊपर आंख लगी हुई है। लेकिन ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि हम किसी तरह का आर्थिक मदद नहीं देंगे। तो आपने जो पंजशीर का बात बताया, मैं उसमें एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मसूद हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े लड़ाकू थे, और मसूद ने हार नहीं माना, और जो सालेह साहब के बड़े भाई को इन्होंने मौत का घाट उतारा है, वो भी नहीं माना। अब ताजिकिस्तान और एक दो कंट्री का कुछ उनको सपोर्ट मिला, लेकिन दुनिया को चाहिए था कि मौन न धारण करके उस पंजशीर को समर्थन दे, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहा है। इसका कई राजनीतिक कारण है, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम आपके शासन को एक्सेप्ट नहीं करते। आप जिस तरह से महिलाओं के साथ कुव्यवहार, आम लोगों को जिस तरह से घर से निकाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात शिया और सुन्नी का वहां समस्या है। 20% जो है वो शिया हैं, और सुन्नी जो है उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। और इसी का कारण है कि 10,000 हजारा काबिले के लोग हैं, उनको घर से छोड़ देने का आदेश दिया गया है 6 और 7 दिन के अंदर। तो ये दुनिया कब तक इसको मौन के तौर पे चुप्पी साध के देखती रहेगी? लेकिन ये उन्होंने बोला है कि हम मानवाधिकार, बच्चों और महिलाओं के प्रति अपना पूरा समर्थन देंगे, और भारत इसके ऊपर साफ बता रहा है कि उस जमीन से कोई आतंकवाद ना हो, और वहां के लोगों को बेहतर ढंग से जितनी हो सकते हैं समर्थन दें। लेकिन समर्थन के साथ साथ अगर तालिबान को हमने एक्सेप्ट करना भी है तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना है, और उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पाकिस्तान के ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना एयरफोर्स इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने जवान इस्तेमाल किए, उनके 12 ऑफिसर मारे गए, 7 उनके जेसूस मारे गए और जवान मारे गए। ये पूरा दुनिया को पता है। ईरान ने बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ईरान उनको मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो शिया है। तो यहां भी इस्लामिक देशों में शिया और सुन्नी का बात हो चुका है, और ये अच्छी बात नहीं है। सब मिला जुला के हम भारत अपने सुरक्षा नीति के ऊपर पूरा सतर्क और सचेत है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई खराब माहौल ना हो, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। चलिए ये बताते चलें कि अखुंज़ादा जिनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, और बिरादर, ये 2 लोग गायब हैं। आज बिरादर की तरफ से एक वीडियो, कल तो एक ऑडियो टेप जारी करके उन्होंने ये कहा था कि वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं और जल्दी ही सामने आएंगे। लेकिन ये बात जब फैल गई कि क्या वो जिंदा हैं कि मर गए, तो इस पर आज एक वीडियो जारी करके उन्होंने ये कहा है कि वो जल्दी ही आएंगे और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन ये बात साबित करती है कि सरकार बनाने को लेकर उनके अपने ही दल में, अपने ही संगठन में बहुत बड़ा विरोध है और बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसी कारण से राष्ट्रपति जिनको चुन लिया गया वो फरार है, वो गायब है, वो दिख नहीं रहा है। जिसको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री चुन लिया गया वो भी गायब है। इससे पता चलता है कि वो इसका खास कारण क्या है कि सत्ता संघर्ष क्यों न हो। मुल्ला ब्रादर जो है इसमें पूरी उम्मीद में था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके पास ताकत आएगी। लेकिन पाकिस्तान का जो ISI चीफ है, उन्होंने क्या किया, हक्कानी जो उनका खास ग्रुप का है, उसके 4 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में डलवा दिया है, और गृह मंत्री भी उनका है, विदेश मंत्री भी उनका है। तो मान के चलिए हक्कानी और मुल्ला ब्रदर के बीच में संघर्ष पक्का स्वाभाविक है। और मुल्ला ब्रदर चाहे वीडियो बना के भेजे, ऑडियो बना के भेजे, लेकिन एक बात साफ है, राष्ट्रपति भवन में इन लोगों का संघर्ष हुआ, और इस चीज को छुपाने के लिए वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ माहौल और बिगड़ेगा, और सत्ता इस तरह से चलेगी नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। चलिए, इसको लेकर तल्खी अमेरिका और पाकिस्तान में भी बढ़ी है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका उनसे बात क्यों नहीं करता, फोन पर जो बाइडेन उनसे बात क्यों नहीं करते, अफगानिस्तान को दूर बैठकर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इमरान खान की बात है, लेकिन जो बाइडेन भी अपनी तैयारी में होंगे, ऐसा नहीं। देखिए, 1-2 उनके प्रवक्ताओं का साफ आया है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं, और साथ साथ जो मंत्रिपरिषद हक्कानी या जो यूनियन लिस्ट में आतंकवादी घोषित हैं उसमें
वो 24 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, मगर वो आतंकवाद के साथ जुड़े रहे हैं। तो अमेरिका पूरी नजर में है। और याद कीजिए 20 साल पहले की बात, जब उनके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक धमाके के साथ विमानों ने उड़ाया था, तो उस समय अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए वो अफगानिस्तान में आए थे। और 10 साल के रसा को इन्होंने हटा तो दिया और उस समय वो तालिबान को बैठा दिए, लेकिन आज तालिबान उनके बिस्तर को भी बंधवा दिया है। तो इसकी शर्मनाक स्थिति के मद्देनजर पूरा अमेरिका जो अपोजिशन है वो बाइडेन साहब को आक्रोशित है और उनके ऊपर प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं। तो बाइडेन साहब का जो कहना है कि हम लंबी युद्ध को खत्म कर दिए, हमारी नीति बहुत सही है, लेकिन अंदर से अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं उनके बातचीत और उनके रुख से कि अमेरिका का नियंत्रण पाकिस्तान के ऊपर अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा ओसामा बिन लादेन के जैसा एक तरह का एक्शन इनको करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक्शन होगा। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति से जुड़ी अगली खबर है हमारी। तीसरी खबर हमारी यही है कि गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक नई सरकार बन गई है। नई सरकार में 24 मंत्रियों ने इस्तीफा लिया है। खास बात यह है कि पिछली सरकार में जो 22 मंत्री थे सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक नई और फ्रेश सरकार बनी है। लेकिन कल इसी को लेकर पार्टी में विवाद खड़ी हो गई थी। विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके साथ डिप्टी सीएम, दोनों ने कांग्रेस के नेताओं से, डिप्टी सीएम की बातचीत, नितिन पटेल की बातचीत चल रही थी कांग्रेस नेताओं से। बाद में ये कल का मंत्रिमंडल विस्तार को टाला गया शपथ ग्रहण समारोह को, लेकिन आज दिन के 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पुराने सभी 22 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब नए 24 मंत्री बन गए हैं, जिसमें 15 कैबिनेट के हैं और बाकी राज्य मंत्री हैं। तो ये एक जो वहां घटनाक्रम घटी गुजरात में, ये राजनीति बीजेपी को वहां मुश्किल में, देखिए जरूर राजनीति में उथल फथल शुरू हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जैसे ही पूरे के पूरे रूपाणी साहब के मंत्रिमंडल को चेंज कर देना, लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं उनके केंद्रीय जो मतलब नेता लोग हैं बीजेपी के, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है, ये उम्मीदें की जा रही हैं और कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन सवाल एक बात का है कि आप इतने दिनों के बाद अचानक पूरी मंत्रिपरिषद को चेंज कर सकते, तो ये लगता नहीं है, ये लगता है कि वही कांग्रेस का आलाकमान का जो दबाव पहले होता था वही बीजेपी। तो अगर आप मोदी साहब के नाम पे अगर वो नए पटेल साहब आ गए हैं, ठीक है, उनकी जातिगत समीकरण उन्होंने अपना सेट कर लिया, लेकिन नितिन पटेल भी बहुत पुराने लोग हैं और वो कहीं ना कहीं मौके की तलाश करेंगे और बहुत दिनों से गुजरात बीजेपी के हाथ में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे कि और राज्यों में हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तो क्यों गुजरात में भी हो सकता है और वहां पे लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, गुजरात की राजनीति पर भी हमारी नजर है, इसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। विजय रूपाणी के नेतृत्व में कल एक बैठक जो हुई थी, उसके बाद नाराजगी जताई गई। मंत्रिमंडल विस्तार को, शपथ ग्रहण समारोह को एक दिन के लिए टाला गया, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि ललन सिंह जी कह रहे हैं कि आला कमान वाली कल्चर अब बीजेपी में भी विकसित हो गई है और वहां से आला कमान से कोई आदेश आया होगा, तभी 22 के 22 मंत्रियों को हटाया गया, नए 24 मंत्री। बहुत आसान नहीं है कि आप पूरे मंत्रिपरिषद को चेंज कर दीजिए। अभी आप देखिए ना एक चीज, अभी जैसे चुनाव आया, उत्तर प्रदेश की हालत कितनी अजीब है। लोग जातिगत अपना स्वार्थ देख रहे हैं और कोई ब्राह्मण को, कोई पिछड़े वर्ग को, कोई नीट के माध्यम से, लेकिन एक बात साफ है, साफ जातिगत आधार पे चुनाव की तैयारी हो रही है और इसी में लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए ना कि जो बंगाल का अभी भवानीपुर का इलेक्शन है, मान के चलिए कि ममता जी जीतेंगी, लेकिन हालात देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में केवल जातिगत एक स्तर बना लिया है लोगों ने और ये उम्मीद करते हैं। अभी राहुल जी का जो एक दुर्गा माता और सरस्वती माता और माताओं के ऊपर जो बयान है, तो ये कई धार्मिक बातों को ठेस पहुंचाता है। क्या आप किसी मुस्लिम, किसी मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं? दुर्गा की शक्ति कैसे कम होगी? दुर्गा की शक्ति को मत इन्वॉल्व कीजिए राजनीति के साथ। आप बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, लेकिन जब आप धर्म के ऊपर अपने आप को डिपेंड, अभी देखिए सिसोदिया साहब,
अपने उत्तर प्रदेश में कि हम 300 यूनिट सभी को उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर में बिजली फ्री कर देंगे। अब अभी फ्री वाला काम जो है भारत के अंदर बहुत तेजी से ट्रेन चल रही है और इसमें जो हाई मिडिल क्लास है इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो कम से कम काम करके खाना और फ्री में खाना ये एक माहौल को खराब करता है। तो अंधाधुंध बयानबाजी और राजनीति और धर्म से उसको जोड़ना ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। धर्म और जाति के आधार पर ही इस बार भी चुनाव होने जा रहे हैं, जैसा कि सभी पार्टी का जो चरित्र है उसमें साफ साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में जाके राम मंदिर में दर्शन किया है और फिर वहां पर चुनाव की घोषणा हुई है। उधर राहुल गांधी भी अपनी बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी आज एक गुरुद्वारे में गई, उन्होंने मत्था टेका और वहां पर जो भी कर्मकांड करना चाहिए गुरुद्वारे में वो सब कुछ उन्होंने किया। तो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर और पब्लिक का इशू जो है। एक चीज मैं छूट गया हूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। आज एक बहुत अच्छी बात हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है रक्षा भवन का, जो कि 7000 रक्षा से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी वहां एक जगह बैठ के और भारत के सुरक्षा के बारे में वहां अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये पूरे टेक्निकली और पूरी सीमाओं के साथ जुड़ी हुई होगी। तो ये एक अच्छा काम हुआ है जिसका आज उद्घाटन हुआ है और इसको हम इसके ऊपर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। चलिए, देश के प्रधानमंत्री ने आज एक नई शुरुआत की है। इस अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजनीति से जुड़ी एक और आपको चौंका देने वाली खबर ये आपको लग सकती है। कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थित एक बेगूसराय से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि कन्हैया कुमार अब किसी भी समय कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये चर्चा जोरों पर है, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा बहुत तेजी से फैली हुई है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उनकी मुलाकात राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने भी एक राय उनको दी थी। कल यह खबर आई थी कि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज कांग्रेस के सूत्रों ने इसको खारिज किया। लेकिन अभी कांग्रेस इस जुगाड़ में लगी है कि कन्हैया कुमार के पूरे उसको वो नाप तौल रही है कि क्या बिहार में कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। देखिए, इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा, मीरा कुमार को ये कांग्रेस अभी अध्यक्ष बनाने की अप्रत्यक्ष रूप से अपने दिमाग में एक सोच बना ली है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अड़चन ये आ रहा है कि मीरा कुमार अपनी तैयारी नहीं कर पा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं केंद्र से राज्य में आके कहीं फंस ना जाऊं, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि मीरा कुमार तैयार हो जाएंगी और एक कन्हैया कुमार भी हार्दिक पटेल के जैसा एक युवा चेहरा कांग्रेस को मिल जाएगा और आगे के लिए। और आरजेडी की जो स्थिति है इसमें अपने फैमिली में ही इनका डिस्टर्बेंस बहुत शुरू हो गया है। आपने देखा है कि उनके बड़े पुत्र लालू जी के उन्होंने कुछ अपने जो पैड हैं उसके ऊपर भी अपने आप में आपत्ति प्रकट किया है छात्र चर्चा के बीच में। तो इन सभी मद्देनजर हमारे कांग्रेस एक बार जान देने के लिए मीरा कुमार, जगजीवन राम जी की पुत्री, इनको लाने की कोशिश और तारिक अनवर साहब उनके साथ, तो सब मिला जुला कर राजनीति में कुछ फेरों बदल। लेकिन कन्हैया कुमार इंटरेस्टिंग है कि कन्हैया कुमार की ताकत और उनकी क्षमता को अभी केवल वो देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। हाँ, उसमें जा रहे हैं। जेएनयू का केवल बोल देना और बोल देने से पूरे बिहार में उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं कि उनका जनाधार नहीं है, बेगूसराय में चुनाव हारे हैं। नहीं, ठीक है, बेगूसराय में रवि रंजन जी हो सकता है, लेकिन बिहार के अंदर ऐसी उनकी कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है। और अगर आप जाएंगे भोजपुर, रोहतास, इस इलाके के आप तो जानकार हैं, लेकिन उधर तो कुछ भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और कुछ खास जगहों में तो कम्युनिस्ट से जब अलग होंगे तो कम्युनिस्ट ही उनका दुश्मन हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि उनको कौन सा पद दिया जाए, उनकी ताकत के हिसाब से, उनकी जो प्रशांत किशोर जी नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं तो उनका सोच है। तो बिहार में क्या वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं या देश की राजनीति पर कन्हैया कुमार का लाभ लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस? कांग्रेस की इस कदम पर भी हमारी नजर रहेगी। कन्हैया कुमार क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये बात चर्चा में है। सियासी गलियारे में लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हम देखेंगे कि क्या सचमुच में कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी से आजकल वो नाराज चल रहे हैं, तो कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको मना लिया तो शायद वो मन जाए। एक चीज आपके कहीं दिमाग में होगा कि सोनवाज जी एक स्टेटमेंट दे दिया गया में कि सब 2025 तक नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि उनके बोलने में उन्होंने ये भी बोला वीडियो बना लो आप,
अभी क्या सोच से उन्होंने बोला है। और चिराग पासवान हमारे सांसद हैं, एनडीए के, दोनों बातें कह तो फिर इस तरह की बातों में क्या सोच है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इधर कुछ मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे अपने आप को, हाँ, ये राजनीति में कुछ तो ये भी सोच है। संभावनाओं का खेल, क्रिकेट की तरह राजनीति भी है, संभावनाओं का खेल देखना होगा। दिलचस्प बात है कि कन्हैया कुमार आजकल कांग्रेस के संपर्क में है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही कन्हैया कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी बात। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि आखिर उनको किस पद पर रखा जाए, क्या उनको बिहार में प्रोजेक्ट किया जाए या देश की राजनीति पर कन्हैया कुमार का उपयोग किया जाए। दिलचस्प होगा, इस राजनीति पर भी हम लोग, हमारी नजर रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा को इजाजत दे दी है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को सशर्त मंजूरी दी जाएगी और इसके 72 घंटे पहले कराए गए कोविड टेस्ट को पहले वहां मांगा जाएगा और जिन लोगों ने 72 घंटे पहले का टेस्ट दिया है उनको ही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। 4 धाम यात्रा कोरोना के चलते स्थगित थी और इससे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ा था, लेकिन अब ये खबर आई है, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अब लोग 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी खबर है, इसको नहीं होना चाहिए, भगवान का दर्शन हो। महाराष्ट्र में भी बहुत अफरा तफरी चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब मदिरा का जो मतलब कार्यक्रम है वो चल सकता है तो भगवान का मंदिर को क्यों आपने बंद किया। लेकिन राजनीति सब जगह है, हर लोग अपने तरफ से राजनीति कर रहे हैं और सत्ता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, इसी के साथ एक छोटी सी खबर ये भी दे देंगे कि बैजनाथ धाम में दर्शन करने के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, बासुकीनाथ मंदिर और बैजनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने पर रोक लगाया था, लेकिन अब ये खबर आई है कि अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। केवल बैजनाथ धाम मंदिर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बहुत बड़ा हादसा मधेपुरा में हो गया है। वहां से खबर आ रही है कि मधेपुरा जिले में एक जगह पर ही नदी में स्नान करने गई 5 बच्चियां डूबकर और उनकी जान चली गई, डूब के मर गई हैं। ये लड़कियां और उनके साथ एक युवक, 4 लड़कियां थी और एक युवक था। ये 5 लोगों की मौत डूबने से हो गई है। घटना अरजपुर पंचायत के मनोहरपुर टोला की है। घटना के संबंध में ये बताया जाता है कि कर्मा धर्मा की पूजा की सामग्री के विसर्जन के दौरान बच्चियां अपने और एक उनके साथ एक युवक भी था, ये सब गए थे विसर्जन करने के लिए और विसर्जन के दौरान 5 लोग पानी में डूबे। 4 बच्चियां और एक नौजवान जो था उनके साथ वो भी डूब गया और सबकी बॉडी निकाल ली गई। ये दुखद अब बरौनी में ही हुआ, आपने देखा। अभी हंगामा चला हुआ, एसडीपीओ, एसपी, डीएसपी सब बरौनी रिफाइनरी के ऊपर खड़े हैं। लेकिन देखना पड़ेगा, सब काम शासन और प्रशासन नहीं कर सकता। हम लोगों को भी जागरूक होना है, ये कहाँ जाना ठीक है, कहाँ नहीं जाना है, डू एंड डोंट्स, इसके बारे में हर आदमी को जागरूक होना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की माहौल बन रही है इस त्योहार के आने से पहले, सुरक्षात्मक दुनिया का जो आतंकवाद का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी के मद्देनजर आपके माध्यम से हम लोग को सभी को सचेत होना है और सबको अपनी जिम्मेवारी समझना पड़ेगा। केवल शासन के और प्रशासन के ऊपर अपने आप को निश्चित नहीं होना। कल ही एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र में नाव डूब जाने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। आज ये खबर आ रही है कि विसर्जन कर्मा धर्मा पूजा के दौरान विसर्जन के दौरान ये 4 बच्चियां और एक नौजवान मधेपुरा में इनकी मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड समेत 10 राज्यों में बिजली की बड़ी संकट खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा ये बाधित हो सकता है। डीवीसी में 500 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट ठप हो गया है और इसके कारण 10 राज्यों में बिजली की आपूर्ति किसी भी समय ठप हो सकती है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट के बॉयलर में अचानक गड़बड़ी आई है और उसके बाद बांग्लादेश से जो बिजली की आपूर्ति होती है, ये चूंकि प्लांट उस तरफ है तो वहां से
जो बिजली की आपूर्ति हो रही थी उसमें वो पूरी तरह से ठप हो गया है। अब दूसरे जगह से बिजली मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये जो अभी खबर आ रही है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट से बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। हम आपको ये बताते चले कि दिल्ली, मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड सहित रेलवे और कोल इंडिया, सेल, टाटा, जिंदल स्टील, इन सबको यहीं से बिजली, और डीवीसी तो पहले ही से अपने क्षमता से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके साथ एक कंटीजेंसी प्लान बनाने की बात भारत सरकार की चल रही है। एनटीपीसी लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव होने से इन हालातों को फेस करना पड़ता है। और एक बात, आपके पता नहीं समय की कमी हो, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज रसा और भारतीय सेना का आतंकवाद से जूझने के लिए रसा के अंदर चल रहा है, जिसमें नागा बटालियन 200 उसमें कार्यरत है, और उसको पुतिन साहब ने भी देखा है और इसकी बड़ी महत्व है। और उनके इस ज्वाइंट एक्सरसाइज से हमारे भारत और रसा दोनों को बहुत फायदेमंद आतंक के खिलाफ हम कर सकेंगे। ये एक अच्छी खबर है। चलिए चलते चलते इन खबरों पर चर्चा हम और ललन सिंह जी कर ही रहे हैं। आपको ये बताते चले कि हैदराबाद में 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 30 साल के एक नौजवान ने उस लड़की के साथ, ये एक आरोपी था, रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी तलाश जारी थी। कल तेलंगाना सरकार के एक मंत्री ने कहा कि उस आरोपी को हम छोड़ेंगे नहीं, इनकाउंटर पकड़ेंगे और उसका इनकाउंटर करेंगे। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि उस नौजवान जो आरोपी था उसकी डेड बॉडी एक रेलवे लाइन पर मिली है। तो कल ही मंत्री ने कहा था कि हम उसको पकड़ेंगे और उसका इनकाउंटर करेंगे। और आज ये खबर आ रही है कि हैदराबाद में जो 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, जो आरोपी था, उसकी डेड बॉडी रेलवे लाइन ये पर पहले भी रविरंजन जी हुआ था इनकाउंटर, आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले। ये हो सकता है कि उत्तेजना में हम इसको अच्छा मान लें, लेकिन सच बात ये है कि कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। और रेप क्यों होता है, ये बहुत एक गहन सोच की बात है। मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ और फिर अभी हैदराबाद में हो गया। तो इन सभी हालातों को देखते हुए हम सामाजिक व्यवस्था को अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन इनकाउंटर करना वो एक नियम तो ही नहीं, एक देश के सामाजिक व्यवस्था को भी बिगाड़ता है। और एक मंत्री के द्वारा बयान देना और इसके ऊपर आपके सामने इस तरह का एक्शन, ये थोड़ा सोचनीय विषय। कल ही मंत्री ने कहा कि इनकाउंटर कर देंगे, आज उसकी ये सब चीजें अच्छी नहीं मान सकती। ये तालिबानी प्रक्रिया नहीं हो सकती। चलिए एक इंटरेस्टिंग खबर आपको हम ये बताते हुए अब खबरों का सिलसिला खत्म करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ये रातों रात करोड़पति किसी को बना देते हैं। ऐसा ही हुआ 2 स्कूली छात्रों के साथ। दोनों बच्चे, उनके अकाउंट में अचानक 96 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ गए। ये खगड़िया में एक युवक के खाते में कल जो हुआ था कि 5 लाख रुपया आ गया था। बैंक जब इंक्वायरी करने लगा तो उस लड़के ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमको ये पैसा भेजा है और हम ये पैसा किसी को नहीं देंगे। उसने वो पैसा निकालना शुरू कर दिया था। बाद में बैंक ने उस पर केस कर दिया। अब ये एक नई खबर, ये घटना ये आपको बताते, कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर बधौरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव में 2 स्कूली बच्चों के अकाउंट में करोड़ करके आते गए पैसे और 96 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ गए। अब पूरे मामले की जांच हो रही है और वो बच्चे, उनके परिजन भी परेशान हैं। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग उस बैंक में जाने लगे और सब लोग ये तलाशने लगे कि कहीं मेरे पैसे नहीं, और कहीं हमको भी तो नहीं मिला। जिनका खाता उस बैंक में था सब वहां पहुंचने लगे और अपने अपना खाता चेक करने लगे कि क्या उनको भी तो कुछ करोड़ रुपए नहीं मिल गए। 2 बच्चों के अकाउंट में 96 और ये पूरा पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वर्क है उसके गलती से हुआ है। चलिए ये भी एक दिलचस्प बात जो आपने बताया समाचारों में। चलिए टाइम मैगजीन ने, ये भी अच्छी खबर है, टाइम मैगजीन ने इन्फ्लेशन लिस्ट में एक बनाया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे प्रभावी लोग हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री ममता जी भी, ममता बनर्जी, मुल्ला ब्रदर भी हैं और उनके अलावा पूनावाला भी, जो हमारे जो वैक्सीन बना रहे हैं पूनावाला, वो भी उनको भी। लेकिन मुल्ला ब्रदर का लोग चौंक गए कि भाई मुल्ला ब्रदर का भी उसमें नाम है, प्रभावी लोगों में। अब क्यों है, कैसे, वो तो सर्वे उनका अपना है। तो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की साल 2021 के 100 प्रभावी
प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, सीईओ जो हैं आदार पूनावाला, इन सब का नाम शामिल है। तो चलिए एक अच्छी खबर, भारत मजबूत देश है, इसमें क्या शक है। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए कल भी हमारे साथ कोई एक अतिथि रहेंगे शाम को 6 बजे। इसके पहले हम आपको बता दें कि विमर्श न्यूज पर हम 2 तरह की खबरें डाल रहे हैं। ये तो दिन भर की 6 बड़ी खबरें हैं, आप रात को 8 बजे देख पाएंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरें, और ये प्रिया शर्मा के साथ, और आप देखेंगे कुमार आकाश के साथ नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स की 10 बड़ी खबरें। ये दोनों खबरें आप रात को 8 बजे भी देख पाएंगे। अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पर जाइए और हमारे चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, और तब आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर रोज हम डाल रहे हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें, नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स से जुड़ी 10 बड़ी खबरें कुमार आकाश के साथ भी आप देखिए जरूर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।